से पढ़कर आए हैं? हाँ हाँ हाँ, बोल मैम के आगे भी। चैट एवरीवन से वो करनी है, कर दूंगी। बुक्स ओपन करो। कहाँ पे पढ़ा था लास्ट टॉपिक कल की क्लास में? लास्ट क्लास। कम टू पेज नंबर 26। यार वो तुम लोग देख लो ना अब। पेज नंबर 14 ऑफ नोट्स, एंड बुक में है पेज नंबर 26। चश्मा? हाँ पैसा बहुत है ना, सीए बन गई मैं। हाँ दिखाना तो पड़ेगा फिर, वरना पता कैसे चलेगा तुम्हें कि सीए बनने के फायदे? ड्रेस के अकॉर्डिंग स्पेक्स चेंज। ऐसे लाइफ होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना? हाँ, तभी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी पढ़ाई करने की, कि सीए बनने के बाद हम भी ड्रेस के अकॉर्डिंग स्पेक्स चेंज। तुम इसी क्लास के हो? कभी दिखे तो नहीं इस क्लास में। ऑनलाइन में थे कितने टाइम से? ऑनलाइन। नाम क्या है तुम्हारा? है ना? एक तो ही बचा, सब तो सुन लिया था। ये सब तो सुना चुके हैं, तुम ही बच्चे थे। चल खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सब तो आंसर दे चुके हैं, सबको आता था। तुम्हारी बारी। एक्सप्लेन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन। दिया। जितने भी कौन सी होती है, नाम, नाम बताओ। आफ्टर सेल सर्विस जितनी भी जो होती है, पेपर में ही थोड़ी लिखोगे कि जितनी भी जो भी होती है सब इसी में ही है। टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। सेकेंडरी एक्टिविटीज बताओ। हम्म, करो। हम्म, बैठ जा। आज टेस्ट हुआ ही नहीं, बैठ जा। मैं तो ऐसे ही बड़े टाइम बाद कोई क्लास में बच्चा नया आया था तो। हाँ, टॉपर है वो। तो क्या हुआ? पता चल गया वो मेरे को कि पढ़ता है वो। तुम्हारा तरह नहीं है वो, कि बस ऐसे ही गुप्ता जी पढ़ाई कर लो। कौन? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोर कॉम्पिटेंस पढ़ा था, वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ लिया था। अब टॉपिक है हमारे पास में, टॉपिक का नाम है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? मतलब बताओ। नहीं, मैं देख रही हूँ कि कॉपी पेंसिल पेन कुछ तो होगा। हम्म,
आशुतोष फोन साइड रख दे भाई। नोट्स तो हाथ में है तेरे, फिर फोन में क्या निकाल रहे हैं? ये भी नोट्स, मतलब फोन में भी नोट्स है, हाथ में प्रिंटेड नोट्स है। सॉफ्ट कॉपी से एक लाइन देखूंगा, हार्ड कॉपी से एक लाइन देखूंगा कि प्रिंट आउट में कोई गलती तो नहीं हो गई, है ना? ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता था? एडवांटेज मिलना। कैसे पता चलेगा तुम्हें एडवांटेज मिल गया? ये आगे का पढ़ के आई है। दिया ने एक बात जो बोली बिल्कुल सही बोली, मतलब कोई इंसान हल्का से भी तुमसे इंटेलिजेंट है तो आगे का पढ़कर आया है। अगर तुमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट ज्यादा है, किससे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। ग्रुप होता है बहुत सारी फर्म्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं, है ना? तो अगर आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट ज्यादा है, किससे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री मतलब मान के चलो इंडस्ट्री के अंदर 50 टाइप की फर्म्स है, 50 फर्म्स है। इन 50 फर्म्स के प्रॉफिट को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय एवरेज, ऐसे निकालते हैं ना। टोटल प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे ना। अगर इससे भी तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा है तो माना जाता है कि तुमने क्या गेन कर लिया है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया है। क्लियर है? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब कहलाता है? जब तुम्हारा प्रॉफिट किससे ज्यादा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री से ज्यादा है। तब क्या कहलाएगा कि तुम क्या हो? ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस वजह से मिला था क्योंकि तुम्हारे पास क्या था? कोर। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या था? यू हैव समथिंग यूनिक। क्या है? कुछ यूनिक है। क्लियर है? दिया, तुम हर क्लास में इतनी एक्साइटेड रहती हो। सीए कर रही है, एक्साइटमेंट लेवल अलग है उसका। यार सर तो बड़े मस्त पढ़ाते हैं। सार्केस्टिक होके कह रही है या फिर? तुम तो नहीं सोती ना क्लास में? मैं पवन सर को बोलूंगी। तुम्हारा टाइम क्या होता है क्लास का, टेक्स्ट की क्लास का? मैं पवन सर को बोलूंगी, सर इन 3-4 बच्चों पर थोड़ी नजर रखा करो। चलो, ओके ओके क्लास, एसएम पढ़ लेते हैं। तुम टेक्स्ट में पढ़ो या ना पढ़ो, मेरे को तो एसएम से मतलब है, और ऑडिट से भी। अब चलो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए पहले हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ। हिंदुस्तान मोटर का, एप्पल का, इंडियन एयरलाइंस का। पेपर में एग्जांपल तो पूछते हैं नहीं, पेपर में डेफिनेशन पूछेंगे तुमसे। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। यहाँ दे रखी है डेफिनेशन पेज नंबर 27 पे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अचीव, कब अचीव की जाती है? जब आपका एडवांटेज ओवर अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द। समझ में आई बात? कब कहलाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अचीव्ड एडवांटेज ओवर द राइवल्स। एडवांटेज ओवर द राइवल्स था ना जब कंपनी का प्रॉफिट किससे ज्यादा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म से ज्यादा है। इस बात पर हम क्या मानते हैं कि आपको क्या मिला है? क्लियर है? अब देखो एक छोटी सी बात को समझते हैं। ये जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ये पैराग्राफ हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये बात हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि आगे वाला पेज इस वाले पेज से थोड़ा सा कनेक्टेड है।
तुमने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले हमने क्लास में ही बात पढ़ी थी, आप अपने रिसोर्सेज से ही क्या बनाते हो, कोर कॉम्पिटेंस। सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही फायदेमंद नहीं है, इन रिसोर्सेज से आप अचीव क्या कर रहे हो इसको जानना भी जरूरी है। बात को समझो, मैंने कहा मेरे पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं घर में। ज्यादा बोल दिया थोड़ा सा, तो बताना पड़ेगा, बता देना। 2% उनको देके काम सेटल कर लेंगे। दिख रहा है, सीए के ट्रेड्स दिख रहे हैं तुम लोगों में। चलो ठीक है, मान के चलते हैं मेरे पास 100 करोड़ रुपए है बिजनेस में। अगर इन पैसों को मैं कहीं और यूज नहीं कर रही हूँ, तो क्या ये पैसे मेरे लिए किस टाइप का एडवांटेज क्रिएट करेंगे। तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, पैसे पैसे को खींचता है। समझे बात को, पैसा पैसे को, अगर तुम उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा तुम्हें और पैसा कमा के देगा। पैसा होना सफिशिएंट नहीं है, उस पैसे से और पैसे कमाओ, तब वो चीज क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, कि तुम्हें मेहनत ना करना पड़ी, तुम्हारे पैसे ही तुम्हें पैसे कमा कर दे रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे घर खरीद लेते हैं, जितने ही पैसे होते बाद में उन घर को रेंट पे चढ़ा देते हैं, और घर हर के खुद क्या करते हैं, मंथली रेंटल इनकम काउंट करते रहते हैं। गुप्ता जी, गुप्ता जी तो शक्ल से ही लगता है। ताश खेलने वाली बात नहीं, इसको देखते ना मुझे ऐसा याद है जैसे कि मतलब प्रॉपर बनिया होते हैं ना, जब अपने बिजनेस में तो गले में बैठे होता है आराम से। सेठ जी, लाला नहीं सेठ जी, हमारे साथ भी थे, मतलब हमारे साथ में लड़का पढ़ता था, नाम क्या था उसकी, कास्ट गुप्ता ही थी, वो सब सेठ जी ही बुलाते थे। टेंशन, मतलब उसके पास पता है सीए, सीएस, सीएम में ये सारी डिग्री थी, उसके पास ना ये सारी डिग्रीज थी। उसने सीए के साथ साथ ये सब क्लियर कर लिया था, और लास्ट में उसने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। फिर पढ़ने में उसको मजा आता था, कहता सारी की सारी नॉलेज जो है ना मैं बिजनेस में लगाऊंगा। चलो, तो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज होने से फायदा नहीं है, वो तुम्हारे पास कितने टाइम तक है और तुम उसको कैसे यूज कर रहे हो, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं बच्चे में कैपेबिलिटी तो है पर वो पढ़ नहीं रहा है, तो क्या फायदा। उसमें इसको यही बात बोली गई थी पीटीएम में, तो क्या फायदा। समझ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम, स्कूल में यहाँ नहीं होते, हमारे पास ही टाइम नहीं है तुम्हारे को पेरेंट्स को मिलने के लिए। अब सुनो, तो इस चीज के लिए क्या होता है, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज होने से फायदा नहीं है, वो तुम्हारे पास कितने टाइम तक है और तुम उसको क्या यूज कर रहे हो, तब जाके एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज एडवांटेज गेन नहीं होगा। अब देखो पैराग्राफ में क्या लिख के दिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द डिफरेंस दे क्रिएट। डिफरेंस का मतलब क्या, फायदा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और जो उनसे फायदा हो रहा है फर्म की परफॉर्मेंस में, किससे रिलेटेड होते हैं, जो रिसोर्सेज वो होल्ड करते हैं और कैसे उन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। मतलब कोर कॉम्पिटेंस किसके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, अगर कोई एमसीक्यू में पूछ ले कोर कॉम्पिटेंस किसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ही फाउंडेशन है फॉर द स्ट्रेटेजी एंड यूनिक बंडल ऑफ रिसोर्सेज ही क्या जनरेट करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टू आइडेंटिफाई और सक्सेसफुली यूज द रिसोर्सेज ओवर अ टाइम, फर्म्स बेसिकली कॉन्स्टेंटली मैनेज करती रहती है रिसोर्सेज को, ताकि कस्टमर के लिए वैल्यू को इंक्रीज की जा सके। इसका मतलब अगर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, और रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो बेनिफिट। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में ये टॉपिक आया है, टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, व्हाट इज सस्टेन। बचपन से याद करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था,
रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि आज की जरूरतों को पूरा करने के बाद भी वो फ्यूचर के लिए बचाए जा सके। तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को? क्या कर सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो किस चीज को? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दे रखी है 4 बातें। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ रिसोर्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब इन्होंने बोला है कि आप अपने कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को तभी मेंटेन कर पाओगे अगर आपके रिसोर्सेस के अंदर ये 4 जो कैरेक्टर लिखे हैं वो है। बात समझ में आई? अगर रिसोर्सेज में ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट को अर्न करोगे ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। अब वो 4 करेक्टर क्या है? आपकी रिसोर्स में ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए रिसोर्सेज के अंदर? व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबल का मतलब चलते रहेगा लंबे समय तक। अब देखो, हमारे पास ना कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और कई रिसोर्सेज ऐसे जो लंबे समय तक। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हें बेनिफिट ना टेक्नोलॉजी से मिल रहा है, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। कंपनी में ह्यूमन बीइंग इज एसेट, है ना? अगर कंपनी का वो एसेट जो है कंपनी छोड़ के चला गया तो कंपनी डूब जाएगी। कंपनी जितने अच्छे से काम हो रहा है वो बेनिफिट मिलना कंपनी को खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं सुंदर पिचई के ज्वाइन करने के बाद में कंपनी रेस टू अनदर लेवल। कौन सी कंपनी में है वो? पता है मतलब। उससे पहले बेसिकली इतना बेटर तरीके से काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसके आते ही उसने ही चेंज्ड एवरीथिंग। लेकिन अगर आज सुंदर पिचई अचानक से किसी और कंपनी में चला जाए कंपनी छोड़ के, तो अचानक से सदमा लगेगा, कंपनी अपने आप को शायद हैंडल या मैनेज ना कर पाए। तो आपका रिसोर्स आपके पास कितने लंबे टाइम तक टिका हुआ है, उतना ही लंबे टाइम तक आपके पास क्या है? बेनिफिट। जिस दिन रिसोर्स गया उस दिन बेनिफिट भी गया। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कितने लंबे टाइम तक रिसोर्स आपके पास है। ड्यूरेबल यही होता है ना, लंबे समय तक किस चीज का चलना। जैसे ही रिसोर्स गया वैसे एडवांटेज भी गया। क्या बोल रहा है? द पीरियड ओवर विच एडवांटेज सस्टेन डिपेंड करता है रेट एट विच रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डेप्रिशिएट। डिट्रॉइट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय होना, डाउनग्रेड होना। जिस लेवल पर आपके रिसोर्सेज डाउनग्रेड हो रहे हैं उस लेवल पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी बेनिफिट आपके पास से जाएगा। क्लियर है बात? तो द पीरियड ओवर विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन, कितने समय तक एडवांटेज रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस रेट पे आपके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? डाउनग्रेड हो रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं? 3। पहला एग्जाम्पल दे रखा है किस चीज का? टेक्नोलॉजी का। वो इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, वहां पे पेटेंट्स बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? ऑब्सलीट हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। मतलब वो पेटेंट लंबे समय तक आपको एडवांटेज प्रोवाइड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। दूसरा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग का। क्या लिखा है? अगर सीईओ आर ऑल्सो वनरेबल टू हिज और हर रिटायरमेंट। वनरेबल मतलब वीकनेस होना। मैनेजमेंट एक्सपर्टीज वनरेबल हो सकती है, वीक हो सकती है अगर सीईओ कंपनी छोड़कर चला जाए। और तीसरा है ब्रांड नेम, जैसे हल्दीराम, बीकानेर वाला, ये ब्रांड नेम है ना? हम लोग ना हल्दीराम की नमकीन है, एक लेवल अलग ही लेके आ जाती है, चाहे टेस्ट अच्छा हो या ना हो। ट्रू। हल्दीराम में डोसा खा रहे थे, हाँ डोसे के 250 रुपए दे देंगे और वही सेम डोसे का टेस्ट तुम्हें बाहर रेडी वाले का भी मिल जाएगा। ट्रू ना? लेकिन वो हल्दीराम का ब्रांड नेम है, नाम से काम बिक रहा है, और वो बेनिफिट लंबे टाइम तक चलेगा। जब तक नाम चलेगा तब तक बेनिफिट चलेगा।
ठीक है ना, काम तो चल ही रहा है। तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक टेक्नोलॉजी का, एक सीईओ का और एक ब्रांड नेम का। तो हमने क्या याद किया, हमने इसमें याद किया पीरियड ओवर विच एडवांटेज सस्टेन डिपेंड अपॉन द रेट एट विच रिसोर्सेज डेप्रिशिएट। कितने समय तक एडवांटेज चलेगा डिपेंड करता है कितने समय में रिसोर्सेज डेप्रिशिएट होंगे। बात को सपोर्ट किया 3 एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, दूसरा एग्जाम्पल सीईओ, तीसरा एग्जाम्पल ब्रांड नेम। क्लियर है? तो हमने पहली बात कौन सी पढ़ी इसके अंदर? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब, तो हमने इसमें क्या पॉइंट देखा ड्यूरेबिलिटी में? पीरियड over which resources, sorry, period over which advantage sustain डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन रेट एट विच रिसोर्सेस डेप्रिशिएट। एग्जाम्पल है 3, एक दे रखा है टेक्नोलॉजी का, एक दे रखा है सीईओ का और एक दे रखा है ब्रांड नेम का। पहला पॉइंट क्लियर? तो पहले पॉइंट में हमने बात को कैसे तोड़ा? हमने बात को छोटी सी बात, हमने कुछ पॉइंट्स में ब्रेकअप कर दिया इसका। पहला पॉइंट क्या लिखा है? पीरियड ओवर विच रिसोर्सेज सस्टेन, किस पे डिपेंड करता है? रेट एट विच। क्लियर है? किस एग्जाम्पल है 3, पहला एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, दूसरा सीईओ और तीसरा ब्रांड नेम। अगला पॉइंट है ट्रांसफरबिलिटी। क्या है अगला पॉइंट? अब एक बात बताओ मुझे, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? मूवेबल, शेयर्स का ट्रांसफर होना। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास ना रिसोर्स तो है, ठीक है, लेकिन अगर उस रिसोर्स को एक्स्ट्रा पैसे देके कोई दूसरी कंपनी लेके चली जाए, तो रिसोर्स गया, है ना, और फिर बीच कंपनी का क्या होगा? उसको फटाफट कोई दूसरा पर्सन लेके आना पड़ेगा, और जब तक उनको उसके लायक का पर्सन नहीं मिलेगा तब तक काम दिक्कत देगा, तब तक लॉसेस हो सकता है कंपनी को। आपके पास रिसोर्स है, लेकिन अगर आपका रिसोर्स बहुत ही इजी टू ट्रांसफर है, अगर राइवल आपके रिसोर्स को इरोड करके लेके जा सकते हैं। इरोड का मतलब क्या होता है? इरोजन, बचपन में सॉइल इरोजन पढ़ा था, टॉप लेयर का बह जाना, है ना, हवा से, पानी से, डस्ट, है ना, ये सब अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे ना। तो अगर आपका कंपनी के रिसोर्सेस को राइवल्स इरोड करके ले जाए, मतलब उड़ा कर ले जाए, तो फिर आपके पास एडवांटेज नहीं है। और अगर एडवांटेज नहीं है तो कोर कॉम्पिटेंस वगैरह कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका रिसोर्स ड्यूरेबल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, 65 के एज तक तुम्हारी कंपनी में ही काम करेगा। तो रिसोर्स का नेचर क्या था? ड्यूरेबल, लेकिन बहुत ही इजी टू ट्रांसफर। जिसने ज्यादा सैलरी थी वहीं चले गए, है ना। तो लेकिन अगर आपके रिसोर्स का करेक्टर कैसा है, इजी टू ट्रांसफर, तो वो एडवांटेज लंबे टाइम तक आपको नहीं देगा। बात समझ में आई? क्या लिखा है दूसरा पॉइंट? इवन इफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज बेस्ड, जिस पर आपका एडवांटेज बेस्ड है वो क्या है? ड्यूरेबल। इवन इफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज जिसके ऊपर एडवांटेज बेस्ड है वो क्या है? ड्यूरेबल है, पर वो लाइकली टू बी इरोडेड बाय द राइवल। इरोड का मतलब लेकर चले जाना। अगर राइवल के पास एबिलिटी है अटैक करने की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर, ठीक है, मतलब वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं किस चीज को? आपके रिसोर्सेस पर। तो जितने ज्यादा इजियर है ट्रांसफर करना रिसोर्सेस, उतना ही लेस सस्टेनेबल है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बात समझ में आई? रिसोर्सेज जितना इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, फायदा उतना ही कम मिलेगा। कि जब कोई नया पर्सन आएगा उसे काम समझाओगे, ट्रेनिंग दोगे, जब तक में उसे कंपनी एब्जॉर्ब कर पाता है, कंपनी को समझ पाता है, उसको ज्यादा किसी ने सैलरी दे दी और वो चला गया। समझ में आई बात?
कंपनी बॉन्ड साइन कराती है। अगर बॉन्ड साइन कर रखे तो नहीं जा सकते, कॉम्पनसेशन पे करके जाना पड़ेगा। ठीक है, कोटा के अलावा भी बहुत जगह पे हो रहा है ये चीज, ऐसी बात नहीं है। चलो बात को आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला बेसिकली, क्या कह रहे हैं? तभी तो मैं तो फोन को स्विच ऑफ भी नहीं होने दिया था। पर क्या करे। तो बैठी हुई दिख नहीं रही तुम्हें यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज ड्यूरेबल नेचर के हैं बट वो लाइकली टू बी इरोडेड बाय द कॉम्पिटिटर। जितना ज्यादा इजी है उन्हें ट्रांसफर करना, उतना ही कम सस्टेन करेगा आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा था? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या लिखा था? द रेट एट विच रिसोर्सेज डेप्रिशिएट, वो इफेक्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। एग्जाम्पल कितने थे? तीन। पहला, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? ट्रांसफरेबिलिटी। उसमें क्या लिखा है? रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज कौन से नेचर के हो सकते हैं? ड्यूरेबल, बट दे आर लाइकली टू बी इरोडेड बाय द कॉम्पिटिटर या राइवल। जितना ज्यादा इजी है उनको क्या करना? ट्रांसफर करना, उतना ही कम क्या चलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाँ, अभी तक तो डायरेक्ट आया है इसमें से। तो डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एट विच, ये भी छोटा सा केस स्टडी दे सकते हैं तुम्हें कि एज अ स्ट्रेटेजिस्ट गाइड करो अपनी कंपनी को या किसी को भी कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसोर्सेज के। अब देखो क्या लिखा है ट्रांसफरेबिलिटी में। ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में हमने जो बात पढ़ी है उसमें क्या देखा हम लोगों ने? पहला पॉइंट, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आर ड्यूरेबल इन नेचर। वो कौन से नेचर के हो सकते हैं? ड्यूरेबल नेचर के। पर वो क्या है? लाइकली टू बी इरोडेड बाय कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, इन कॉम्पिटिशन बाय द फर्म्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जितना ज्यादा इजियर है क्या करना? टू ट्रांसफर, तो लेस सस्टेन करेगा क्या चीज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है बात? पक्का? एक ही बात है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इमिटेट करना। इमिटेट का मतलब क्या होता है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ हम ना ट्रांसफरेबिलिटी में रिसोर्स को साथ लेके जा रहे हैं, यहाँ उसको क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। हम सामने वाले पर्सन की स्ट्रेटेजी को क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। इसमें तुमने एग्जांपल दिया था एक बारी कि बीकानेर वाले ने बेसिकली ब्रेकफास्ट मेन्यू स्टार्ट किया था, हल्दीराम ने स्ट्रेटेजी को क्या कर दिया? कॉपी कर लिया। तो अब लोगों के पास दो ऑप्शन हो गए, जहाँ पे जो ज्यादा सस्ता मिल रहा है वहां जाके खा लो। हमारी तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज थी। हाँ, सबसे बढ़िया तो देख खाने का टेस्ट ना, मोटा मेरे को तो हर जगह सेम ही लगता है। ऐसा बहुत ही अलग वाली चीज तो मुझे कहीं मिली ही नहीं है आज तक। हाँ, बस पैसे अलग अलग मिलते हैं। और कई जगह पैसे बहुत ज्यादा होते हैं पर खाना बहुत बकवास होता है। हाँ, तू नहीं जानता रेस्टोरेंट को। दिल्ली में सीपी गए? मैं फर्जी कैफे की बात कर रही हूँ, गया था? जयपुर में तो मेरा एक्सपीरियंस सारा कोविड में ही निकला है। हाँ, मुझे आइडिया ही नहीं है जयपुर का। मुझे जयपुर में सिर्फ एमसीसी का ही आइडिया है। मुझे 3 साल ही हुए हैं जयपुर आए हुए को।
मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो मुझे चलता है। नीचे तुम नॉन वेज बना रहे हो, ऊपर वो तो लगा के तुम वेजिटेरियन बना, सब चलता है। वैसे डायरेक्टली नहीं खा रही ना, इनडायरेक्टली तो जिस तवे के ऊपर तुम नहीं, जिस जिस तवे के ऊपर होता है कि एग रोल बन जाता है, उसी पे वेज काठी रोल भी तो बन जाता है। क्या खाते नहीं हो तुम उसको? भाई यहाँ का तो पता नहीं, मैं जहाँ पे हमेशा से रही हूँ ना, वहां पे तो तवा एक ही रहता है। हाँ, वहां तो यही रहता है। उसी पे तुम्हें चिकन रोल मिल जाएगा और उसी पे पनीर रोल तल रहा होता है। दोनों रोटियां एक ही जगह घूम रही होती है। बस मैं आके अंदर के साइड में हो जाता कि भैया बनता तुम्हारा ला देना। वो तो मेरे साथ हो रखा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ था, थोड़ा डिफरेंट, मतलब यहाँ तक जाके रह गया था। चिली पनीर और चिली चिकन ना दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगता है। मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मेरे साथ होता था, मैंने ऐसे कैसे, अरे रुक जा, तो चिकन था। मैंने कहा अच्छा हुआ तूने बचा लिया, यहाँ तक चला गया था। नहीं नहीं नहीं, कभी गलती से खा लिया तो मुझे भी अफसोस नहीं है, पर खाया है नहीं। पर खाया है नहीं, तो खाना नहीं है मुझे, किसी इंटेंशन नहीं, गलती से चला गया तो चला गया, जानबूझ के थोड़ी गए। वैसे बात है, बहुत सिंपल रखो चीजों को। तो तुम बारबी नेशन कैसे जाओगे? बारबी नेशन कैसे जाओगे तुम? तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है जो नॉन वेज भी खा रहा है, वेज भी खा रहा है, सेम बारबेक्यू में तुम्हारे पनीर भी ग्रिल हो रहे हो और लेग पीस भी ग्रिल हो रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? नॉन वेज वाले अलग टेबल पे, वेज वाले अलग टेबल पे। नहीं, के लोगों को एलर्जी होती है पनीर से। तू खाता तो देख के नहीं लगता ना, लेकिन तू खाता है, ये होना चाहिए। तूने मुझे क्या कहा था? मैम दिमाग होना चाहिए। चलो बातें मत लगाओ मेरे को, पूरा टाइम उसे में निकल जाएगा। इमिटेट करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, सॉरी कॉपी करना। वेरी गुड, मैं यही देख रही हूँ, तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब सुनो, मान के चलो मेरे पास की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगला पर्सन या तो सेम टेक्नोलॉजी को खरीदेगा या बनाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा इजी है उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करना, तो टेक्नोलॉजी आपके सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। अगर रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज परचेज नहीं किए जा सकते बाय द वुड बी इमिटेटर, वुड बी मतलब फ्यूचर में जो तुम्हें कॉपी करने वाला है, अगर वो परचेज नहीं कर सकता तो उसे क्या करेगा? वो बिल्ड करेगा फ्रॉम दी स्क्रैच, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से वो किसी चीज को बनाएगा। कितना इजी और क्विकली कॉम्पिटिटर बिल्ड कर सकता है रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी को। ये चीज बेसिकली क्या है? ट्रू टेस्ट है इमिटेबिलिटी का। समझ में आया? ये क्या है? ट्रू टेस्ट है इमिटेबिलिटी का। अगर रिसोर्सेज को बहुत ही इजीली कॉपी किया जा सकता है तो आपका रिसोर्स आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो इमिटेबिलिटी के अंदर हमने पॉइंट क्या बोला? इफ रिसोर्सेज कैन नॉट बी परचेज्ड तो उसे बना लो। क्लियर है? और कितना ज्यादा इजीली आप उसे बिल्ड कर सकते हो, यही क्या टेस्ट है? ट्रू टेस्ट है किस चीज का? तो पॉइंट यहाँ पे हमें क्या लिख के दे रखा है इसके अंदर? इसमें सिंपल सी बात हमें लिख के दे रखी है, अगर आपके जो रिसोर्सेज है कैन नॉट बी परचेज्ड तो आपका वुड बी कॉम्पिटिटर या वुड बी इमिटेटर क्या करेगा? उसे बिल्ड करेगा, है ना? कितना ज्यादा इजीली एंड क्विकली वो क्या कर सकता है? इमिटेट कर सकता है किस चीज को? रिसोर्सेस को। यही क्या है? ट्रू टेस्ट है किसका? बात समझ में आई? लास्ट वर्ड है अप्रोप्रिएबिलिटी। क्या है लास्ट वर्ड? अप्रोप्रिएबिलिटी। व्हाट इज अप्रोप्रिएबिलिटी?
एप्रोप्रिएट करना। क्या होता है एप्रोप्रिएट करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। अब एक बात बताओ, कंपनी ना प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, लेकिन कंपनी के इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो ये कंपनी रियल में प्रॉफिट अर्न कर रही है क्या? जिन लोगों ने रियलिटी में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उसी इंसान को फायदा नहीं हो रहा है, तो कंपनी को कॉम्पिटिटर से ज्यादा एडवांटेज गेन नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? हु आर द रियल इन्वेस्टर्स? रियल ओनर्स तो शेयर होल्डर्स है ना, जिनका पैसा लगा हुआ है। मैनेजमेंट तो सिर्फ उसको मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट को तो सैलरी मिल रही है, लेकिन क्या उन तक पैसे पहुंच रहे हैं जिसने अपने पैसों को इसमें इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ, तभी तुम्हारे पास क्या है, अदरवाइज एडवांटेज नहीं है। मतलब तुम्हारे रिसोर्सेस पैसे तो जनरेट कर रहे हैं, पर क्या ये उतना जनरेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स तक भी रिटर्न्स पहुंच रहे हैं? तभी आपका क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाएगा। क्या बात लिखी हुई है? एप्रोप्रिएबिलिटी। एप्रोप्रिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, जहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एबिलिटी of the firm owners to appropriate return to the resource। तुम इसमें पैसे का बंटवारा ही तो करते हो ना, तो यहाँ पर क्या है? एबिलिटी है फर्म के ओनर को कि वो अप्रोप्रिएट करे। रिटर्न का मतलब क्या है? प्रॉफिट को ऑन इट्स रिसोर्सेस बेस। रिसोर्सेस बेस मतलब जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उस हिसाब से पैसों को डिवाइड कर रहे हैं। इवन वेयर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर कैपेबल और ऑफ ऑफरिंग सस्टेनेबल एडवांटेज। जहां पर रिसोर्सेज आपको एडवांटेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इशू ये है कि कौन रिसीव कर रहा है रिटर्न्स को? सिर्फ मैनेजमेंट, या फिर रिवॉर्ड्स उनको भी मिल रहे हैं जहां से पैसा आ रहा है? रादर देन क्रिएटिंग एन एडवांटेज विद दोज जो एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट। समझ में आई बात? क्या बोला है इसने? एप्रोप्रिएबिलिटी की डेफिनेशन दे दी, मतलब कि एबिलिटी ऑफ द फर्म ओनर टू एप्रोप्रिएट द रिटर्न्स। अगर आपके रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं एडवांटेज, तो इशू क्या है? हु रिसीव्स द रिटर्न। इसका मतलब क्या? रिवॉर्ड्स डायरेक्ट करे जा रहे हैं फ्रॉम वेयर फंड्स वर इन्वेस्टेड। जहां से पैसा आ रहा है, क्या पैसा सच में वहां तक जा भी रहा है या नहीं जा रहा है? बात समझ में आई? अगर उस इंसान तक पैसे जा रहे हैं, मतलब एडवांटेज गेन हो रहा है। लास्ट पॉइंट समझ में आई? पक्का? तो एप्रोप्रिएबिलिटी का मतलब क्या था? एबिलिटी ऑफ द ओनर टू एप्रोप्रिएट द रिटर्न्स। क्या पॉइंट लिखा है इसमें? एबिलिटी ऑफ ओनर्स टू appropriate the returns। ठीक है, अगला पॉइंट, इवन इफ रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। रिसोर्सेज चाहे सस्टेनेबल हो, बट इश्यू इज हु receives the return, whether it is directed to those। क्या हुआ? किसका? मेरा टाइम सेम है, अलग हुआ है? whether it is directed to those who। क्या पता खाली कल के लिए ही हुआ वो। जन्माष्टमी की छुट्टी तो नहीं होते। बात क्लियर है? तो हमारे पास कितने करेक्टर्स लिखे हुए हैं? 4। पहला करेक्टर क्या लिखा हुआ है? ड्यूरेबिलिटी। दूसरा करेक्टर क्या दे रखा है?
तीसरा करेक्टर इमिटेबिलिटी और चौथा करेक्टर अप्रोप्रिएबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या था? द पीरियड ओवर विच रिसोर्सेज एडवांटेज सस्टेन डिपेंड करता है रेट एट विच रिसोर्सेज डेप्रिशिएट। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब रिसोर्सेज चाहे ड्यूरेबल नेचर के पर वो लाइकली टू बी इरोडेड बाय कॉम्पिटिटर्स। तो कितना इजिली कॉम्पिटिटर उन्हें इरोड कर सकता है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करवाएगा कि एडवांटेज कितना ज्यादा मिलेगा। इमिटेबिलिटी, रिसोर्सेज अगर परचेज नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? उन्हें कॉपी कर सकते हो, और कितना इजीली और क्विकली उन्हें कॉपी किया जा सकता है, यही टेस्ट है इमिटेबिलिटी का। लास्ट पॉइंट क्या है? अप्रोप्रिएबिलिटी। एबिलिटी है ओनर के टू अप्रोप्रिएट दी रिटर्न्स। अगर रिसोर्सेज कौन से नेचर के हैं? सस्टेनेबल है, तो इश्यू है कि बेनिफिट किसको, क्या पैसे वहां तक जा रहे हैं जिसने सच में पैसों को इन्वेस्ट किया है। क्लियर है? पक्का? नोटेड एवरीवन? अब ऊपर रूम नंबर 31 EISSMGA 7 है, वो नहीं आया तुम्हारा? चलो ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक क्या दे रखा है। अगला टॉपिक क्या हुआ? वो हम नहीं, अब आगे सुनो। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या? तुम मोमोज खाने गए, ठीक है? मोमोज बनाने वाले की कॉस्टिंग आई थी अफगानी मोमोज की 50 रुपए। अफगानी मोमोज होते हैं। हाँ। हाँ, कॉस्टिंग कॉस्टिंग बनाने की कॉस्टिंग कितनी आई? 50 रुपए की। उसे तुमको बेचा कितने में? 120 में। तो कितने का डिफरेंस आया? ये 70 रुपए उसके लिए क्या है? वैल्यू क्रिएशन। जो उसने वैल्यू क्रिएट किया, पर वो तुम्हें इतने टेस्टी लगे कि तुम्हारे मन में ये था कि अगर इसके 150 रुपए भी मांग लेता तो मैं दे देता। वो 30 रुपए तुम्हारे लिए क्या है? वैल्यू क्रिएशन। पता है? क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद नहीं है क्या? तो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब है, वैल्यू क्रिएशन एक कंपनी के लिए क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, वो वैल्यू उसने क्रिएट किया। एक कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएशन क्या है? जो प्राइस वो पे कर रहा है। इकोनॉमिक्स मत लेकर आ, अब हम एसएम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो फिर हमने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन क्या है? जो उसको मतलब किसी चीज को खा के बेनिफिट या वैल्यू मिल रही थी, और जो उसने प्राइस को पे किया है, ये क्या कहलाता है? वैल्यू क्रिएशन। इस पूरे एक पेज पे यही लिखा है। बात समझ में आई? हाँ, पक्षी खाएगा? इस बार घटिया बनाता है, इससे नहीं खाएंगे, सिर्फ साथ वाले से। और पाकिस्तानी नहीं, फिर तुम पास्ता ट्राई कर लेना, वो कह रही है। ठीक है, तो क्या कहा था? तुम कुरकुरे मोमोज ट्राई कर लेना फिर। ये सब जयपुर में मिलता कहाँ पर है? कहाँ? मैं पूछू ये सब जयपुर में मिलता कहाँ है? इतनी वैरायटी। ये डायग्राम बन गया। ये वैल्यू क्रिएशन है तुम्हारा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वैल्यू क्रिएशन है तुम्हारा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कहाँ जाना चाहिए? फिर मैं नहीं दूंगी पैसे वहां पर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। नहीं नहीं, कुछ कुछ लोगों से ठीक भी लगते हैं, कुछ कुछ ठीक भी लगते हैं। तू दिल्ली क्यों गया था, खाना खाने? फिर से दिल्ली वालों ने निकाल दिया, फिर तुम जयपुर जाओ वापस। चलो। हाँ। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जो आपने प्रोडक्ट में खुद की मेहनत से वैल्यू डाला। वो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो वैसे तुम्हारी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो वैल्यू एडिशन होता है ना, प्रॉफिट प्लस करके जो तुम सेल्स प्राइस डिसाइड कर रहे हो भाई, वो वैल्यू एडिशन जो तुमने उसमें डाले 70 रुपए जो है वो तुम्हारी मेहनत के हैं। तुमने कुकिंग करी ना, एक ही बात है वो। देखो क्या लिखा है, कस्टमर सरप्लस आ गया मैडम आपका, और फर्म का मार्जिन। अब देखो कॉस्ट कितनी बैठी, कितनी थी कॉस्ट? 50 रुपए। प्राइस कितना चार्ज हुआ? ये फर्म का क्या है? मार्जिन है। कस्टमर को वैल्यू कितनी लगी? वो कस्टमर के लिए क्या था? सरप्लस था। इसी बात को इन्होंने फिर नीचे 3 पॉइंट्स में बता दिया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से प्रॉफिटेबिलिटी होता है, बेसिक लेवल पे 3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन द प्रोडक्ट, प्राइस जो कंपनी चार्ज करती है, और कॉस्ट जो उससे हो रही है। छोटी सी बात से हम बात को समझ गए। बना इतने का, बेचा इतने का, खाकर हमें स्वाद इतने का आया। क्लियर है? क्या? नहीं, कहीं को ऐसा लगता नहीं है कि एक ज्यादा क्यों नहीं? तूने क्या बोला कि खाना ढूंढने के लिए मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, अच्छा मिलना चाहिए। तो तेरे लिए वो 120 की कॉस्टिंग नहीं बैठी, वहां तक जाने में टाइम, पेट्रोल, सब कुछ। यू आर रेड के पाई पाई उसे चार्ज करने के लिए इंडायरेक्टली लगा ही लगा, तो सच में इरिटेटिंग है। ओके ओके क्लास, पोर्टफोलियो एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं कवर। हमने इस चैप्टर का ए और बी पार्ट कवर कर लिया है। अब हम लोग फटाफट से चैप्टर के वेरी स्टार्टिंग में आ रहे हैं और सी पार्ट कर रहे हैं। चैप्टर के सी पार्ट में से हम लोगों को उतना ही याद करना है जितना हमारे यहाँ से पेपर में आता है। क्लियर है? इतना मुझे पूरा दिन नहीं चिल्लाना पड़ता जितना मुझे तुम्हारी क्लास में चिल्लाना पड़ता है। तुम लोग सुनते ही नहीं हो बिना चिल्लाए। मुझे लगा था आफ्टर रिजल्ट कम चिल्लाना पड़ेगा, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन है, मतलब तंग तुम लोग ही कर रहे थे। अब हम लोग एक टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कॉम्पिटिटिव इन लैंडस्केप। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? तुम्हें लगता क्या है? जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, तो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले हमें उस इंडस्ट्री में कंपटीशन को समझना चाहिए। अब तो लिख दो। मोस्ट वेलकम। तो चैट किसने बंद करी थी? मैंने तो चैट का ऑप्शन को छेड़ा ही नहीं था। अरे तो एक बात बता, चैट मतलब या तो पिछली क्लास में डिसेबल करी गई थी, क्योंकि हमेशा चैट तो एबल वही रहती है, विद एवरीवन ही रहती है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शांति से टाइम निकला इनका भी और हमारा भी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, 3 4 क्लासेस में एक आधी बार हो जाता है ना? चलो, तो हमने क्या बात बोली, जब आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हो, तो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना और समझना जरूरी है ना?
जानना समझने के बाद में आप कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को जानते हो, किसको जानते हो, वीकनेस को, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को बना सको। मान के चलते जब जियो मार्केट में आ रहा था, तो जियो जब मार्केट में आया तो सबसे पहले उसने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई किया। उसने देखा कि मार्केट में बहुत सारे लोग तो है टेलीकॉम के अंदर, पर सभी के सभी मेरे कॉम्पिटिटर। उसने आइडेंटिफाई किया कि मेरे कॉम्पिटिटर एयरटेल और वोडाफोन है। हालांकि सिम उसके अलावा बहुत सारी चीजों की मिल रही थी, आइडिया की मिल रही थी, बीएसएनएल की मिल रही थी, एमटीएनएल, पर सबको उसने अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना, है ना। उसने क्या बोला, मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, एयरटेल और वोडाफोन। और बाद में उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन को क्या किया, इकट्ठा इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके उसने उसके स्ट्रेंथ को देखा और क्या देखा, वीकनेस। एक बात पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो तो सामने वाले पर्सन के स्ट्रेंथ पर हम कभी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, क्योंकि उसको तुम कभी तोड़ नहीं सकते। तुम स्ट्रेटेजी किस पर बनाते हो, उसकी वीकनेस पे। क्योंकि लोगों को वही चीज चुभ रही है और वही चीज तुम उनको सस्ते में दे दो। उन्होंने देखा लोग इंटरनेट यूज तो करना चाह रहे हैं, पर इंटरनेट बहुत ज्यादा महंगा है, जिसकी वजह से लोग उसको यूज कर नहीं पा रहे हैं। तो उसने वही चीज को क्या कर दिया, फ्री। उसने देखा लोग एयरटेल यूज कर तो रहे हैं, पर लोग एयरटेल के महंगे प्लान और पैकेज से बहुत ज्यादा दुखी हैं। एयरटेल हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, एयरटेल का नेटवर्क अच्छा आता था। तुम बेसमेंट में हो, लिफ्ट्स में हो, कहीं टॉप फ्लोर पे हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, यू आर ऑलवेज गेटिंग द नेटवर्क। इस वजह से हम लोग एयरटेल यूज तो कर रहे थे, पर एयरटेल का कॉल रेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इंटरनेट तो दूर की बात है। वोडाफोन में जो आपको एसएमएस पैक मिल जाते थे ना, 88 रुपए में, रुपीज में 20,000 एसएमएस, और फिर वो हर महीने 11 रुपए का वो पैक, कभी तुमने डलवाए हैं ये सब चीजें। तुम, हमारे जमाने की बातें हैं ये सारी, जब हम 11 11 12 में हुआ करते थे। ठीक है, आप सुनो। ठीक है, तो उसने इसी चीज को समझा और उसने क्या किया, एसएमएस फ्री कर दिए, इंटरनेट ऑलमोस्ट। तो उसने कहाँ पे अटैक किया, उसकी वीकनेस पे। ऐसे ही कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें कॉम्पिटिटर को समझना है। किसको समझ, सबसे पहले कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर या तो डायरेक्ट होता है, या तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का, पिज्जा हट, है ना। और इनडायरेक्ट, वो भी खाने का है, वो भी खाने का है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो होता है जहां पे दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो तुम दोनों में से किसी एक जगह पर ही खर्च कर सकते हो। याद करो, तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है ये बात। एग्जाम्पल, और ये आपने हॉलीडे पैकेज पे भी जा सकते हो, यही बुक में लिखा है। सीए होने के बाद हम दोनों ही कर लेंगे, है ना। समझ में आई बात। हमने ये बोला कि जब आप कंपटीशन को समझ रहे हो, लास्ट में बताएंगे हरिओम अब। हमने ये बोला कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में हमें देखा कंपटीशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा है, डायरेक्ट, और एक कौन सा है, डायरेक्ट कंपटीशन का लेके चल रहे हैं हम लोग पिज्जा हट का डोमिनोज के साथ में, है ना। इनडायरेक्ट में हम लोग लेके चल रहे हैं, जैसे उसने बोला, और यही एग्जांपल तुम लोगों ने और जगह भी पढ़ रखा होगा। मान के चला है 5 लाख रुपीज, ठीक है। उन 5 लाख से या तो मैं डाउन पेमेंट कर लूं, तो कि कार परचेज कर लूं, या तो मैं किसी हॉलीडे पैकेज लेकर घूमने चली जाऊं। समझ में आई। पैसे लिमिटेड है रिसोर्सेस, लेकिन हाँ, ऐसे सभी एक दूसरे के हैं, तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया। जब दो ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका इंडस्ट्री अलग अलग है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने के वजह से तुम दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करोगे,
तो वो आपस में कॉम्पिटिटर हो गए उस पॉइंट पे, पर इन्हें इनडायरेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि आपस में रिलेटेड नहीं है। एंड मेक माई ट्रिप, समझ में आई बात? तो ये दोनों चीजें हमारे लिए क्या हो गई? इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ गई। तो जब भी हम इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो मुझे सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को। बुक में देखते हैं क्या बात बोल रखी है। लिख लिया था सबने जो लिख रहे थे? हाँ, लैंडस्केप ऐसे पेज टाइप में, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब एक फ्रेम है जो आपको समझना है, दायरा। अगली क्लास में चैप्टर विल बी फिनिश। नहीं, बता रही हूँ सर। ब्रेक तो तब बनता है जब टीचर तुम्हारी क्लास में पूरे 4 बजे घुसे, है ना? एक फ्लोर क्रॉस करने में 10-15 मिनट लग जाएगा। है? नहीं, मैं 4 बजे से पहले फैकल्टीज रूम में तो थी। आई क्यों नहीं? बस आते 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 कोई ना कोई बात करने लग जाता है। तो तुम लोग करते हो ना, पढ़ाते पढ़ाते बीच में बात करने लग जाते हो। फिर वो बात करते करते ना समय का आभास नहीं रहता, है ना? होगा ऐसा टाइम भी कभी कभी आएगा अपना, कि बात करते करते पता ही नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल लाएंगे, वंस इन अ वीक लाएंगे। चलो ठीक है, देखो बुक में क्या लिखा है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज अ बिजनेस एनालिसिस जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो किसको? कॉम्पिटिटर को। या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट। बाद में एग्जाम्पल दे रखे हैं इस चीज के। क्लियर है? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आप लोग आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करते हो कॉम्पिटिटर को, बाद में उसकी स्ट्रेंथ को जानते हो और उसके वीकनेस को जानते हो। ये तो हमें छोटी सी बात लिखकर दे रखी है। मेन बात यहाँ देखो एमसीक्यू के लिए, क्योंकि ये जो हमने बोला है ना, ये नीचे हेडिंग्स भी दे रखी है, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ये आपका आरटीपी में पूछा हुआ एमसीक्यू है एक बार। अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ डैश। अब जिसने लाइन नहीं पढ़ रखी होगी ना, वो कितना भी नॉलेज यूज करने की कोशिश कर ले, सही आंसर नहीं निकलेगा। दिमाग लगाना जरूरी है, इंटेलिजेंस। हाँ, तुम लिख लो करा। अब देखो स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप है आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को? तो बुक में मिल रहा है ना सब कुछ? हाँ, इसको बोल रही हूँ, बुक में मिल रहा है ना? हाँ, है। पहला पॉइंट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कॉम्पिटिटर को। सेकंड, उसको क्या करोगे? अंडरस्टैंड। फिर उसकी क्या जानोगे? फिर क्या जानोगे? वीकनेस। और फिर क्या बनाओगे? अपनी स्ट्रेटेजी। 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर को, फिर उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसकी स्ट्रेंथ, फिर उसकी वीकनेस, और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। अब देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तुम्हें ना आंसर में सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाली लाइन है ना, ये तुम्हें नहीं लिखना। पीछे ना सजेस्टेड आंसर हमने देखा है, और जो आज तक सजेस्टेड आते आए हैं उसके अंदर ना ये वाला पार्ट ना कभी भी आंसर में होता नहीं है। अगर तुम बैक आंसर भी ढूंढोगे, क्या हो गया? तो चूहा ही तो है, यूज टू नहीं हुए अभी तक। कोई पढ़ने आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था ये वाला। उसे पिछले वाली क्लास में समझ नहीं आई थी ये वाली बात।
इस वाले बैच में फिर से पढ़ने आई है। चलो, तो ये वाला पार्ट हमें लिखना नहीं है इसलिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात क्या बोली गई है, तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। अब देखो, इसमें कोई खास बात नहीं लिखी, लाइन रिपीटेड है। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। तुम्हें लर्न क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इतनी सी लर्न करना है, कॉम्पिटिटर कहां पर होगा, इन द इंडस्ट्री एंड हैव एक्चुअल डेटा अबाउट देयर मार्केट शेयर। मतलब तुम्हें ये जानना है किसके पास मार्केट का कितना शेयर है। वोडाफोन मान के चलो मार्केट 40% कवर कर रहा था, एयरटेल मान के चलो वो भी 40% कर, 20% बाकी लोग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, ये बाकी लोगों को तो ध्यान नहीं देना, जो 40% है उन पे ध्यान देना है। तो तुमने आइडेंटिफाई कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है, तुम्हें कलेक्ट करना है एक्चुअल डेटा अबाउट देयर मार्केट शेयर। कि बाकी बात तो ऊपर से उठकर आ गई ना, स्कूल में करते थे ना, बिकॉज के आगे वाला याद करना है, पहले वाला तो क्वेश्चन में सही था। तो वही वाली बात यहाँ पे है, इतनी बात तो ऊपर से उठकर आ गई। तुम्हें सिर्फ पहले पॉइंट में इस बात पर ध्यान रखना है कि तुम्हें मार्केट शेयर के बेसिस पर कॉम्पिटिटर को क्या करा, आइडेंटिफाई। अगला पॉइंट से अंडरस्टैंड, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर जाननी हो तो कहाँ से जानते हो, गूगल, है ना। उसकी रिसर्च रिपोर्ट्स ढूंढोगे, उसकी वेबसाइट पर जाओगे, उसके कोई ना कोई पेजेस होंगे, उस पर जाओगे, न्यूज़पेपर में एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे उसके बारे में, और इन सब चीजों से तुम्हें उसके बारे में क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन। एक बार कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई कर लिया, द स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, industry report and other sources to understand the product and services offered। सब कुछ लिख देना इसमें, एनुअल रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, रिसर्च रिपोर्ट, जो जो बातें याद है सब कुछ, इन सब की हेल्प से तुम्हें क्या करना है, इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है, इंडस्ट्री अंडरस्टैंड कर ली। अब तुम्हें क्या जानना है, उसके स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब वो क्या अच्छा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजों पर फोकस करना है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। एयरटेल की स्ट्रेंथ क्या थी, उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था, है ना। व्हाट डू दे डू वेल, वो क्या सबसे अच्छा कर रहे हैं, वो ऑफर क्या सबसे अच्छा करते हैं, कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। इन सभी चीजों को तुम्हें जानना है। समझ में आई बात, क्या जानना है, उनके स्ट्रेंथ क्या है, सबसे अच्छा क्या कर रहे हैं, ग्रेट ऑफर्स क्या है, कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट में क्या लाइक कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो यूज कर रहे हैं। इन चीजों के बारे में तुम्हें जानना है। स्ट्रेंथ जान लिया, स्ट्रेंथ के बाद क्या जानोगे, वीकनेस। किसी भी प्रोडक्ट की वीकनेस सिर्फ कस्टमर बता सकता है, और कोई। तो वीकनेस जानने के लिए, वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय गोइंग थ्रू कस्टमर रिपोर्ट एंड कस्टमर, कहाँ मिलेंगे, ऑन द वेरियस मीडिया। आपको इनके थ्रू प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना है, प्रोडक्ट की वीकनेस, कस्टमर के रिव्यूज और कस्टमर के व्यूज के थ्रू प्रोडक्ट की क्या जानोगे, वीकनेस जानोगे। और अब क्या करना है, स्ट्रेटेजी। ऊपर लिखे हुए स्टेप्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन तुमने जानी, उन सब इंफॉर्मेशन को एक साथ रखो, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करो। कंक्लूजन ड्रॉ करते स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी बनाते वक्त किस पर फोकस करना है, वीकनेस पे। और हमें ये देखना है जो वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो तुम्हें प्रोवाइड करनी है, कि तुम उस गैप को फिल कैसे करोगे। एट दिस स्टेज स्ट्रेटेजिस्ट पुट टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर एंड ड्रॉ द इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन अबाउट व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग, और कैसे तुम उस गैप को फुल कर सकते। जो चीज सामने वाला पर्सन ऑफर नहीं कर रहा है वो चीज को तुम क्या करोगे, ऑफर करोगे। क्लियर है। फटाफट से बैक क्वेश्चन आंसर में लास्ट आंसर को रीड करो, क्या लिखा हुआ है।
मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस क्या कहते हैं? जब हम लोग ऑनलाइन कोई चीज परचेज करते हैं तो हम क्या देखते हैं? मेजॉरिटी देखते हैं। क्या हो गया? पाप चढ़ेगा। गई गई गई। तुम्हें बताया तो मुझे पूछ के बताना। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो क्लास। और मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। क्वेश्चन 1 रीड करने के लिए क्या है? हेलो। क्वेश्चन रीड हो गया। क्वेश्चन देखकर बताओ अपॉर्चुनिटीज क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, सॉरी, और वीकनेस क्या है। यही दो चीजें पूछनी है ना, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पूछे हैं, बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बाकी कल तुमने अपॉर्चुनिटी कहा था। समझाओ फिर। समझ रहे क्या समझाने की? अब देखो अपॉर्चुनिटी किस किस को मिलेगी, इनका पूछने का मतलब है कि कौन कौन से इंडस्ट्री या कौन कौन सी फर्म्स को इस आईपीएल के होने से फायदा है। सबसे पहला फायदा किसको है? स्पोर्ट्स चैनल को, क्यों उन्हें कुछ नया दिखाने को मिल गया। सेकंड फायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, फिर गुड्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्पोर्ट्स शॉप वाले हो गए, टेलीविजन वाले हो गए, मीडिया कुछ कवरेज करने के लिए मिल गया, स्टेडियम है पहला वाला पॉइंट, उन्होंने स्टेडिया करके लिखा हुआ है, और लास्ट है होटल इंडस्ट्री। उसको क्यों? लोग आईपीएल देखने आएंगे, कहीं तो स्टे करेंगे। समझ में आई बात? अब नुकसान किस किस को? अदर एंटरटेनमेंट चैनल्स को। जब आईपीएल चलेगा, हाँ फूड इंडस्ट्री को भी, जब आईपीएल चलेगा तो लोग टीवी में कुछ और नहीं देखेंगे, तो अदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, टीवी सीरियल, सिनेमा, थिएटर्स, इन सब का क्या हो गया? नुकसान हो जाएगा। और इवेंट मैनेजमेंट जो नॉन स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समझ में आई? अगर लोग आईपीएल को लेकर ज्यादा पागल हैं और उसी टाइम पे कोई दूसरा कॉन्सर्ट हो रहा है, तो लोग वो कॉन्सर्ट देखने, ऐसे टाइम पे कॉन्सर्ट कोई करता भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग क्या देख रहे होंगे बैठकर? आईपीएल। क्लियर है बात? ये रोहित पटेल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये जो टॉपिक हमने कवर करे हैं वो देख रहे हैं अभी हम। अदर गेम्स के लिए थ्रेट है ये, क्योंकि लोग अगर वो चीज देख रहे हो तो अदर गेम्स के वो देखने नहीं जाएंगे। चाहता था पर हो तो नहीं रहे हैं ना। अभी जो आंसर पढ़ा है वही आ गया। आंसर रीड करो कैसे लिखा हुआ है।
डन। चलो बुक में चलते हैं वापस। अब आगे अगला टॉपिक, वो टॉपिक क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जब तुम स्ट्रेटेजी एनालाइज करते हो तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को देखते हो। क्या लिखा है इन्होंने? जब भी तुम स्ट्रेटेजी एनालाइज करते हो तो इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इंटरनल में क्या आता है? स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल में क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये बात तो हम लोग पहले कवर। तो इन्होंने यहाँ पर भी मुझे यही वाली बात घुमाकर फिर से लिख के दे दी कि जब भी स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं बेसिकली वो इंट्यूशन से नहीं होता, अपने ओपिनियन या इंस्टिंक्ट से भी। क्योंकि स्ट्रेटेजी बनती है फैक्ट्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? है ना, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। तो आपकी स्ट्रेटेजी इंट्यूशन या ओपिनियन के बेसिस पर नहीं बनती है। इसके लिए मैनेजमेंट डायरेक्टली एनालाइज करता है कंपनी के इंटरनल और कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। तो दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिसे आप एनालाइज करते हो वो क्या है? इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव कंडीशन, मतलब ये क्या हो गया? और कंपनी की खुद की, जब खुद की बात कर रहे हैं तो करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ध्यान, मतलब एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। तो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो आप कंसीडर करोगे वो कौन सी है? इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन की ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मार्केट पोजीशंस। क्लियर है बात? पक्का? अब देखो हमारे पास ना कुछ पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं और वो पॉइंट क्या है? इश्यू टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजी एनालाइज करते वक्त हम लोग कौन कौन से इश्यूज को फेस करते हैं? बेसिकली स्ट्रेटेजी एनालाइज करते वक्त हमारे सामने तीन तरीके के इश्यूज आते हैं। कितने टाइप के इश्यूज आते हैं? तीन। पहला है स्ट्रेटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। और तीसरा है रिस्क। ये तीन इश्यूज हैं जो आपको हमेशा मार्केट या स्ट्रेटेजी को एनालाइज करते वक्त मिलते हैं। पहला हम रिस्क के साथ बात को शुरू करते हैं। रिस्क ये है कि मार्केट जो है वो मार्केट आपका कॉम्प्लेक्स है और कभी भी चेंज हो जाता है। अचानक से कोविड आया, अचानक से डिमोनेटाइजेशन हुआ, रशिया यूक्रेन की फाइट अचानक से इतनी बढ़ गई, वर्ल्ड वॉर 2 अचानक से हुआ था, तब इंडस्ट्री में कितना इफेक्ट आया था अगर तुम्हें पता हो तो। है ना? वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर की वजह से ही हमें इंडिपेंडेंस थोड़ी सी लेट मिली थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। अब एग्जैक्ट ईयर नहीं याद मुझे। हम्म। उस कहाँ जा रहे हो? जाओ।
कहीं तुम्हारी मैंने ब्रेक बोला, हम पढ़ रहे हैं सर। तो अगला पॉइंट हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, बेसिकली स्ट्रेटेजी, सॉरी रिस्क। रिस्क में क्या लिखा हुआ है? रिस्क में ये लिखा हुआ है कि जब स्ट्रेटेजी को एनालाइज करते हो तो आप हमेशा अपनी चीज को बैलेंस रखने की कोशिश करते हो, पर हम कभी भी चीजों को 100% बैलेंस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो आपका एनवायरमेंट है उसमें कॉम्प्लेक्स और इंटरमिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग का मतलब होता है मिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं इस बैलेंस को, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी भी चीजें चेंज हो जाती है, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, लिबरलाइजेशन आ गया था अचानक से 1991 में, तो पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया था उसने। ग्लोबलाइजेशन, कभी भी इंडस्ट्री में बूम आ जाता है, कभी भी रिसेशन आ जाता है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, इंटर कंट्री रिलेशनशिप हो जाते हैं बेसिकली। तो हर एक चीज अलग अलग डिग्री पर क्या कर रहा है, रिस्क लेकर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से हम कभी भी किसी भी स्ट्रेटेजी को 100% परफेक्ट फ्रेम नहीं कर पाते। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि एनवायरमेंट कैसा है, डायनामिक नेचर का है, इंटरमिंगलिंग वेरिएबल्स हैं, जिसकी वजह से चीजों में आप कभी भी सेम चीजों को इफेक्ट नहीं कर पाते। अब देखो और पॉइंट इसके बारे में क्या लिखा है। एक पॉइंट लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। हम लोग जब भी कोई स्ट्रेटेजी फ्रेम करते हैं तो हम मैच करते हैं इंटरनल पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल मार्केट के साथ में। पर ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इन दोनों के बीच में परफेक्ट मैच होना पॉसिबल नहीं है। हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक रीजनेबल मैच बनाना ही पड़ता है। इन रियलिटी परफेक्ट मैच बिटवीन द टू इज नॉट फिजिबल। तो आपको एक कैसा बैलेंस बनाना पड़ता है, वर्केबल बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन दी टू। सेकेंड पॉइंट में ये वाली बात हमें लिख के दी है। पहला पॉइंट क्या था, रिस्क। रिस्क किस चीज का, कि एनवायरमेंट कैसा है, कीप्स ऑन चेंजिंग, डायनामिक नेचर का है। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। बैलेंस करना क्या है, मुश्किल है, दोनों के बीच में परफेक्ट मैच को बिठाना पॉसिबल नहीं है। फिर अगला पॉइंट हमें क्या लिख के दिया हुआ है, इश्यू टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर देखा, स्ट्रेटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ। कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी एक दिन में या एक सेकंड में, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उसमें चेंजेस करते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनती है। तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी कभी भी एक दिन के अंदर बनके तैयार नहीं होती है। क्या बोला है, मार्केट के अंदर डिफरेंट फोर्सेस हैं। डिफरेंट फोर्सेस का मतलब है मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फैक्टर्स हैं। जो डिफरेंट फैक्टर्स या तो ड्राइव करते हैं, ड्राइव का मतलब होता है आगे लेके जा रहे हैं, या कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, लिमिटेट करते हैं, लिमिटेशन करते हैं। या ड्राइव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इनेबल करना, आगे लेकर जा रहे हैं, किस चीज को, तुम्हारी स्ट्रेटेजी को। बात को ध्यान से सुनो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो टेक्नोलॉजी चेंज होना किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए नुकसान वाली बात। तो वही चीज, डिफरेंट फोर्सेस हैं, या तो वो ड्राइव करेंगे मतलब आगे लेके जाएंगे, या वो कंस्ट्रेंट करेंगे मतलब लिमिट करेंगे तुम्हारी स्ट्रेटेजी को। और इनको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि जो स्ट्रेटेजी है हर किसी के पॉसिबल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। पॉसिबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट। इम्प्लीकेशन वर्ड का मतलब क्या था, जैसे हमने क्या कहा, पर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के अलग अलग इम्पैक्ट आएंगे अलग अलग लोगों के ऊपर। तो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एनालिसिस की कंसीडर करने हैं पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ऊपर जो चेंजेस आए हैं उसका आपके डिसीजन में। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिजल्ट है सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ। एक बात को समझो, जब तुम लोग भी अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हो तो वो जो लास्ट में स्ट्रेटेजी बनती है वो एक दिन में नहीं बनी होती। जो तुमने अपनी पढ़ाई करते वक्त जो छोटे छोटे डिसीजंस लिए थे कि आज नहीं याद करना, आज क्लास में सो जाते हैं,
है ना। या जिन बच्चों ने ये सोचा था कि आज याद करके जाएंगे, आज अटेंटिवली क्लास में ही पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे डिसीजंस तुम अभी ले रहे हो, वो रिवीजन का बड़ा प्लान बनाते वक्त कंट्रीब्यूट करेगा ना। वैसे ही इन्होंने बोला है कि अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग डिसीजन जो तुमने लिए, या तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी को ड्राइव करेगा या स्ट्रेटेजी को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रेंट करेगा। इसलिए तुम्हें इन सब का इम्प्लीकेशन जानना जरूरी है अपने रूटीन डिसीजन पर। स्ट्रेटेजी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस हैं विच आर टेकन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आई। तो कितने फैक्टर्स हैं इसके अंदर, 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या लिखा है कि स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा क्या है, बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। और तीसरा क्या है, रिस्क। अब देखो रिस्क में एक छोटी सी बात को सुनो एमसीक्यू के लिए। रिस्क 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल रिस्क और इंटरनल रिस्क। कौन सा रिस्क होगा, इंटरनल रिस्क वो रिस्क है जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, कि कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई पर कंपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट, तो वो कौन सा रिस्क हुआ, इंटरनल। ये इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द स्ट्रेटेजी और द एनवायरमेंट। और एक्सटर्नल रिस्क किसकी वजह से है, कंपनी के बाहर के फैक्टर्स के, सॉरी इंटरनल। एक्सटर्नल किसकी वजह से है, एनवायरमेंट की वजह से। और इंटरनल किसकी वजह से, जो कंपनी के अंदर, जो कंपनी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा था, वो एनवायरनमेंट जो कंपनी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और एक्सटर्नल कौन सा, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्लियर है, बचे हुए टॉपिक को कल की क्लास। उससे पहले रुको रुको, एक एमसीक्यू और है। यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया था एक बार, पूछा था कि कौन कौन सी चीजें एक्सटर्नल एनालिसिस का पार्ट नहीं है। अब देखो तुम अगर एक्सटर्नल याद कर लोगे तो इंटरनल में जो पार्ट नहीं है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक बात बताओ, कस्टमर इंडस्ट्री के अंदर या बाहर, बाहर, तो एक्सटर्नल बन गया। कॉम्पिटिटर अंदर या बाहर, मार्केट एनालिसिस अंदर या बाहर, और एनवायरमेंटल एनालिसिस भी। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बाहर। तो अंदर वाले फैक्टर्स पे तुम्हें फोकस इजीली हो जाएगा। पता है क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस या परफॉर्मेंस एनालिसिस। कि परफॉर्मेंस तो कंपनी की खुद की होती है ना। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस किसका पार्ट है, इंटरनल का। समझ में आई बात, पक्का। बचे हुए टॉपिक को हम कल नेक्स्ट जो भी क्लास लगेगी वो उसमें करे खत्म करेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं ना, वहां सीक्वेंस ध्यान रखना है। स्टेप या प्रोसेस, जहां स्टेप नहीं है, जहां प्रोसेस नहीं है, वहां कुछ भी चलता है। देखो हरिओम, डिफरेंस क्या है इन 2 वर्ड का। इमिटेट का मतलब होता है हरिओम कॉपी करना। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो तुम्हारे रिसोर्सेस को हरिओम बहुत ही ज्यादा इजीली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास में उससे होने वाला बेनिफिट लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। फिर एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है हरिओम डिस्ट्रीब्यूट करना। जब तुम लोग प्रॉफिट को बांट रहे हो तो क्या रिसोर्सेज से होने वाला प्रॉफिट आपके ओनर तक पहुंच रहा है या नहीं। मतलब क्या आपके रिसोर्सेज इतना सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करवा रहे हैं कि आप ओनर को भी उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे। अगर आप उनको हिस्सा नहीं दे पा रहे हो तब उससे होने वाला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में आपको नहीं चलेगा। ओके, एनीवन एल्स इज हैविंग एनी अदर डाउट, क्लास ओवर करते हैं फिर।